नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आशीष कंपटीशन क्लासेस पर। और आज फिजिक्स की क्लास है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज फिजिक्स की कक्षा है, तो उसी के आगे जहां से पिछली कक्षा में समाप्त किया था आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में रेखीय वेग तक हो गया था। ठीक है, रेखीय वेग हो गया था। आज की कक्षा में शुरुआत करते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, तो अब केंद्रीय त्वरण हेडिंग डाल लीजिए और शुरू करते हैं। जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर एक समान गति करे तो उस पिंड की चाल अपरिवर्तित रहते हुए भी दिशा परिवर्तित होती है। ठीक है, अर्थात पिंड का वेग निरंतर बदलता रहता है। इस कारण वृत्ताकार पथ पर चलने वाले किसी पिंड में सदैव त्वरण बना रहता है। ठीक है, त्वरण के कारण गति बदलती रहती है हमेशा पिंड की। ठीक है, और इस त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। किधर होती है? सर्किल के सेंटर की तरफ हो। ठीक, इसे ही अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। समझते हैं? देखिए, ये कोई एक पिंड है, ये एक वृत्ताकार कक्षा है। ठीक, ये वृत्ताकार कक्षा, यहाँ पर कोई पिंड है, ये इस वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। तो इस वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, तो गति करेगा तो ये क्या कह रहा है कि देखिए, चाल तो वही रहेगी, अपरिवर्तित नहीं होती है। और इसकी गति परिवर्तन में कैसे भी होता है? परिवर्तन ये होता है कि त्वरण जब काम करता है, ये जो केंद्र की ओर एक त्वरण काम करता है, त्वरण बल। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट। तो ये जो खींचने का प्रयास करता है, इसी कारण इसके वेग में कमी आती है। उसे ही अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। ठीक, अभिकेंद्रीय त्वरण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं और इसका ये फार्मूला है। अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर mv²/r। ठीक है, ऐसे भी इसको लिखते सकते हैं, a इक्वल टू mv²/r। m क्या है? पिंड का द्रव्यमान है। v क्या है? वेलोसिटी है, वेग है। r क्या है? त्रिज्या है। ठीक, समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर आगे चलते हैं। ये फार्मूले को आप अंडर बॉक्स कर लीजिए। ठीक, याद कर लीजिए। सिविल की परीक्षाओं में कभी कभी इस पर सवाल आ जाता है। ठीक है, तो सिविल की तैयारी वाले इसको विशेष ध्यान से करें। अगला है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय त्वरण तो समझ लीजिए कि ये जो लगा वो अभिकेंद्रीय त्वरण है। और अभिकेंद्रीय बल पे आते हैं। वृत्ताकार पथ पर गति करने वाले किसी पिंड पर सदैव केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जैसा कि बताया, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यह बल किसी पिंड को वृत्ताकार पथ पर गति में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। कहने का मतलब, अगर अभिकेंद्रीय बल इस पर ये समझिए, ये सर्किल है, इस सर्किल पर ये कोई पिंड गतिमान है, कोई पिंड गतिमान है। तो यहाँ सेंटर से अगर ये अभिकेंद्रीय बल नहीं लगेगा तो ये पिंड जो ये एक सर्किल में कर रहा है, फिर ये ऐसे बाहर नहीं निकल जाएगा। ये इस कक्षा के बाहर निकल जाएगा ना, यही कहने का मतलब।
कि यह बल किसी पिंड को वृत्ताकार पथ पर, यहां से देखिए, वृत्ताकार पथ पर गति में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक। अब केंद्रीय बल का परिणाम हमेशा नियत रहता है। ये जो अभिकेंद्रीय बल लगता है, केंद्र की ओर जो लगने वाला बल है, वो हमेशा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। किंतु बल की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होने के कारण निरंतर बदलती रहती। ठीक। केंद्र की ओर उसकी दिशा है, तो निरंतर क्या होता है, उसमें बदलती रहती है। जैसे जैसे ही वो कोई पिंड राउंडिंग करेगा, और धीरे धीरे करके उसकी गति कम होती जाएगी। किसके कारण से? अभिकेंद्रीय बल। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी डोरी से बंधी हुई कोई गेंद है, कोई एक बच्चा है, किसी टुकड़े को, किसी पिंड को एक डोरी से बांधकर चारों तरफ घुमा रहा है। तो डोरी में जो तनाव आता है, पिंड तो बाहर निकलने का प्रयास करता है, दूर जाने का प्रयास करता है, लेकिन वो जो डोरी में तनाव है, वो तनाव उसको खींचे रहती है केंद्र की ओर, बच्चे की ओर। बच्चा ऐसे चारों तरफ घुमा रहा है उसको, तो वो किसके कारण से है? अभिकेंद्रीय बल के कारण से। इसी प्रकार से जैसे आप कभी चौराहे पर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके चौराहे पर जा रहे हैं, चौराहे पर ये टर्निंग है, ठीक है, ये है चौराहा है, आप इधर से जा रहे हैं तो इधर टर्निंग है, तो ये जब टर्निंग आप करते हैं, तो थोड़ा सा लेफ्ट में या राइट में झुक जाते हैं, गाड़ी को तिरछा कर लेते हैं, वो भी अभिकेंद्रीय बल के कारण है, या फिर गाड़ी बैलेंस्ड है। और उदाहरण में ग्रहों का चक्कर लगाना है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, मंगल लगा रहा है, बृहस्पति लगा रहा है, शुक्र शनि एक ग्रह लगा रहे हैं, एक निश्चित कक्षा में लगा रहे हैं, इनमें भी एक अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। एक सबसे बढ़िया उदाहरण है, जो ओपी शर्मा फलाना, ये वो जादूगरों का खेल देखते हैं, उसमें एक मौत का कुआं होता है, ठीक है, मौत के कुएं में वो कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, ऐसे राउंडिंग करके चलाते रहते हैं ना मौत के कुएं में, जिसने देखा होगा जानते हैं। वो किस बल के कारण जो है टिकी रहती है मोटरसाइकिल या कार? वो भी अभिकेंद्रीय बल के कारण। इतने उदाहरण हैं इसके, आगे चले। इतना उदाहरण बता दिए, समझ में आ गया होगा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल को F से डिनोट करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं, और F इक्वल टू mv² / r, वही सेम फार्मूला है, ठीक है ना, mv² / r, ये फोर्स F इक्वल टू, ये फार्मूला है, याद रखिए। यम वही है, पिंड का द्रव्यमान v वेग को प्रदर्शित करेगा, r त्रिज्या को। आगे चले। ठीक। अब अभिकेंद्रीय बल के बाद है अगला अपकेंद्रीय बल। एक बल तो अंदर की तरफ लग रहा है, तो कोई एक बल ऐसा भी होगा जो बाहर की तरफ भी तो लगता होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति करते हुए केंद्र पर बल लगाता है, ठीक है, केंद्र पर बल लगाता है, तो उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ये अभी हमने ऊपर बताया, ये केंद्र की ओर लगेगा तो अभिकेंद्रीय बल हो गया।
उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उसी बल के विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप बाहर की ओर एक बल लगता है। तो धागे से जो बंधा हुआ पिंड है उसको जो बच्चा घुमाया, धागे में तनाव आया, तो एक बल तो बाहर की ओर लग रहा है जो उस पिंड को बाहर फेंकने के लिए, बाहर जाने के लिए उत्सुक है। एक बल अंदर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो उसी बल के विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप बाहर की ओर एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यह बल न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम पढ़ाया हूँ, पिछली क्लास में देख लीजिएगा। क्रिया प्रतिक्रिया नियम के आधार पर कार्य करता है। इसका एक दूसरा नाम छद्म बल भी कहा जाता है। खैर ये सर ये बनावटी है, कोई साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है, लेकिन छद्म बल भी अगर कभी घुमा करके पूछे कहीं तो ये याद रखिएगा कि इसे छद्म बल भी कहते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल देखिए। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं, वहां पे राउंडिंग होता है, तो वहां तो बाहर की ओर फेंकने का प्रयास करते हैं। कपड़ा पानी में भिगोया हो जाता है, बीच में वो रिंग रहती है, उसी रिंग के सहारे कपड़े को घुमाता रहता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धोया जाना किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल। दही से मक्खन निकालना। दही होती है, दही में ऐसे ऐसे करके उसमें मक्खन निकाला जाता है लकड़ी की मथनी से। दही से मक्खन निकालना भी क्या है? अपकेंद्रीय बल का उदाहरण। इसी में एक शब्दावली है अपकेंद्रित, अपकेंद्रीकरण। ये एक ही यंत्र होता है अपकेंद्रित। देखिए क्या है, वह यंत्र जिसमें किसी द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमान के कणों को पृथक किया जाता है, अपकेंद्रित कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूजन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। कैसे? दही से मक्खन निकालना क्या है? अपकेंद्रीय बल के कारण है। लेकिन दूध से क्रीम को अलग करना किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीकरण का है या अपकेंद्रित मशीन यंत्र का है? कि दूध में जो अलग अलग कण हैं दूध को अलग कर देगा, दूध को दूध ही रहने देगा और उसका मक्खन निकाल दे। एक उदाहरण और बता दें। पानी से भरे वृत्ताकार पथ, पानी से भरे कोई बाल्टी हो, एक बाल्टी हो जिसमें पानी भरा हो, उसको उठाइए और चारों तरफ घुमाइए उसको, नहीं गिरेगा उसका पानी। क्यों? अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण के कारण उसका फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, यानी बाल्टी की पेंदे की तरह फोर्स लग रहा है और आपने हैंडल पकड़ के रखा है, पानी गिरेगा कैसे? नहीं। ठीक, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला है कोणीय त्वरण। किसी पिंड के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को उस पिंड का कोणीय वेग, कोणीय त्वरण कहा जाता है। यदि किसी पिंड का कोणीय वेग t समय में w से बदलकर w1 हो जाता है तो पिंड का कोणीय त्वरण क्या होगा? a इक्वल टू w माइनस w1 अपॉन t। क्या हो गया?
ये देखिए W-W1/30। ये फार्मूला है कोणीय त्वरण को निकालने का। अब ये क्या कह क्या रहा है, इसको भी जरा समझ। किसी पिंड के कोणीय वेग में ये कोई पिंड है, इसका कोणीय वेग कुछ भी हो, XYZ, केंद्र से इसी रफ्तार से जा रहा है, कोणीय वेग कुछ, तो मान लीजिए टी टाइम में यहाँ आ गया, यहाँ तो पिंड था, टी टाइम में यहाँ आ गया, तो कोणीय वेग टी टाइम में यहाँ W था, यहाँ W1 हो गया। ये किस कारण से बढ़ा या घटा या परिवर्तन हुआ इसमें? यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ वो त्वरण के कारण हुआ। कौन से त्वरण के कारण? कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण। ठीक, समझ में आ गई बात? आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या है? किसी पिंड का वह गुण जिससे वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। पिंडों का वह गुण जिसके कारण कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन में किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, वह घूर्णन अक्ष के सापेक्ष पिंड का जड़त्व कहलाता है। ध्यान से समझिए कह क्या रहा है। ये है कि घूर्णन करने में कि अगर विरोध कर रहा है, ये सर्किल है। किसी पिंड का वह गुण जिससे वह अपनी अवस्था परिवर्तन, ये इस अवस्था में है पिंड, इस अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, तो ये तो हो गया जड़त्व। क्या हुआ? जड़त्व। और ये अगर घूर्णन गति कर रहा है तो घूर्णन गति का विरोध किया तो क्या क्या कहलाएगा? जड़त्व आघूर्ण। ठीक, अगर ये सर्किल में राउंडिंग कर रहा है, ये क्या कहलाएगा? जड़त्व आघूर्ण। उदाहरण देखिए इसका। विभिन्न वाहनों, रिक्शा, कार, साइकिल, साइकिल में रिम लगती है, मोटरसाइकिल में भी रिम लगती है, रिक्शा में, कार में भी लगती है रिम। तो उसका ज्यादातर द्रव्यमान उसकी परिधि पर रखा जाता है। परिधि समझ रहे हैं? ये गोलाकार है, तो इसका द्रव्यमान इसी पर रखा जाता है, परिधि पर ही रिम का द्रव्यमान रखा जाता है। ठीक, जिससे वह अधिक देर तक गति की अवस्था में रहे। ये जो आघूर्ण का जड़त्व है वो काम ना करे। समझ में आ गई बात? एक और उदाहरण है इसमें। बच्चों के वो जो खिलौने होते हैं, खिलौनों में जो पहिए लगे होते हैं, बच्चों के खिलौने में चाबी जो भरी जाती है वो लगा होता है,
वो किस लिए? उसमें कई प्रकार की अंदर रिंग लगी हुई, छोटे छोटे रिंग लगी हुई, और उसने उसको घुमाएंगे चाहिए उतनी गाड़ी चलेगी। तो वो किस लिए हुई, वो भी इसी का उदाहरण है, जड़त्व। आगे चलते हैं। अगला है बल आघूर्ण। जब किसी पिंड को बल के द्वारा किसी एक अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो वह उस पिंड का बलाघूर्ण। क्या कहलाता है? बलाघूर्ण। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा उस अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर हो। इसी अक्ष के परितः, ये अक्ष है, इसके परितः किसी पिंड को घुमाया जा रहा है, ये पिंड है, ठीक। तो उस घुमाया जाता है तो अब पिंड का बलाघूर्ण कहलाता है, ठीक है। समझ में? अब दूसरा क्या कहा है? किसी अक्ष के परितः बल का बलाघूर्ण उस बल के परिमाण, यानी जिस बल से इसको घुमाया जा रहा है उस बल के परिमाण तथा उस अक्ष से, इस अक्ष से, ठीक है, बल की क्रिया रेखा, बल यहाँ जो बल है, ये जो बल है यहाँ पे लग रहा है, उसकी क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ये के गुणनफल के बराबर होता है। ये है बलाघूर्ण का फार्मूला, ठीक है। ये इसको अंडर बॉक्स करिए, काम आएगा, हमेशा आपको समझने के काम आएगा। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे आघूर्ण भुजा, ठीक है। आघूर्ण। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए। घर के दरवाजे, सबके घर में दरवाजा तो होगा ही। घर के जो दरवाजे होते हैं वो कब्जों से दूर, उनके हत्थे जो होते हैं कब्जों से दूर लगाए जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक दरवाजा है, तो यहाँ पर इस साइड से ये दीवार से जुड़ा हुआ है, कब्जा लगा हुआ है, तो इसकी कुंडी यहाँ पे लगाई जाती है। हैंड, हत्था जिसको कहते हैं, जिसको हाथ से पकड़ने के, खींचने वाला, यहाँ पे। अगर इसको यहाँ पे लगा दिया जाए तो क्या होगा? खुलेगा? नहीं खुलेगा, डोर नहीं खुलेगा, कितना भी प्रयास कर लीजिए। तो इसलिए इसको यहाँ पर लगाया जाता है, किस लिए? बलाघूर्ण को कम करने के। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से जो पेंच होता है, स्क्रू, पेचकस लंबा होता है और पीछे उसका मोटा हैंडल जो होता है उसको मोटा बनाया जाता है। क्यों? बलाघूर्ण को कम करने। समझ में आ रही बात? तो भुजा का, और जितनी लंबी होगी, यहाँ पर फर्क पड़ रहा है ना उस भुजा से। आघूर्ण भुजा जो है जितनी लंबी होगी, बलाघूर्ण उतना अधिक। आगे चल रहा है। अगला है कोणीय संवेग का संरक्षण। इसमें और उदाहरण बता दें क्या? पानी निकालने वाला हैंड पंप होता है, ये हैंड पंप है। इसमें हैंडल लगा होता है,
इसको लंबा बनाया जाता है किस लिए? कि ये जो पाइप से पानी निकलेगा, ये हैंडल आसानी से चल सके। अधिक बलागुण। आटा पीसने वाली चक्की में, जो आटा पीसने वाली चक्की है, इसमें हैंडल को कील से दूर लगाया जाता है। ये कील है, इसको यहाँ पर लगाया जाता है। इसी प्रकार से चाक, चाक को घुमाने वाला जो वो लकड़ी का डंडा जिसमें डाल के चाक घुमाता है, तो वो कहाँ होता है? एकदम किनारे पर होता है। बलागुण अधिक हो इसलिए। इतने उदाहरण। अगला है कोणीय संवेग। घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड के कोणीय वेग व जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को पिंड का कोणीय संवेग कहते। कोणीय संवेग बराबर कोणीय वेग गुणन जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण ऊपर बता दिया। भिन्न परिस्थितियों में घूर्णन करने वाले पिंड की त्रिज्या का मान कम होने पर कोणीय त्वरण बढ़ जाता है। जैसे गोताखोर के द्वारा पानी में कूदते समय शरीर को सिकोड़ लेगा, इसलिए कि नीचे जाना है ना उसको। अगर वो पूरी शरीर को फैलाए रखेगा तो ऊपर ही रहेगा, तो उस शरीर को सिकोड़ता है। तो त्रिज्या का मान कम हुआ। शरीर जो पिंड इतना लंबा था, जो यहाँ पर ये इतना लंबा था, वो अपने शरीर को सिकोड़ के इतना कर लिया, तो यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी हुई? कम हुई ना? हुई कि नहीं? और यहाँ पर भी तो इतनी त्रिज्या होती है इसके लिए, यहाँ से इसकी त्रिज्या लंबी हो जाती है। ठीक है, तो कोणीय संवेग संरक्षण ये त्रिज्या का मान कम होने पर कोणीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। और बता दें उदाहरण, ये बर्फ पे आइस स्केटिंग होती है, एक खेल भी होता है। बर्फ बर्फ पर स्केटिंग करते हैं, वो भी इसी का अपने शरीर को सिकोड़कर ज्यादा तेजी से घुमाता है। आपने देखा होगा बच्चों को स्केटिंग करते हुए, स्केटिंग गेम में। आगे चलते हैं। ये एक चीज और भी इसमें बता दें, जैसे सर्कस में होता है कि एक झूले से दूसरे झूले पर जब जाता है तो वो सिकोड़ लेता है शरीर को। क्यों? गिरने से बचने के लिए, जिससे आसानी से वो जा सके एक झूले से दूसरे झूले पर। आज के लिए इधर है, मिलते हैं कल। घर्षण बल, आवर्ती बल और भी कुछ बताएंगे। और हाँ, चैनल को ये मत भूला करिए आप लोग, लाइक, शेयर और नए लोग सब्सक्राइब। आपने हिंदी और फिजिक्स की हमारी जिसने भी कक्षाएं देखी होंगी, पेट में उनको समझ में आया होगा, कम से कम 10 से 15 प्रश्न आए हमारे पढ़ाए हुए। एक तो यही आ गया था, प्रकाश वर्ष क्या है। फिजिक्स में हमने दो ही सात ही चैप्टर पढ़ाए, तो सात ही लेक्चर लिया था, उसमें भी आ गया था ये। ठीक है, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।